हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इंग्लैंड की क्रांति से संबंधित 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इंग्लैंड से ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, इसीलिए मैंने इसमें 15 ही क्वेश्चन रखे हैं। मैं चाहता तो इसे 30, 40, 50 भी बना सकता था, लेकिन मैं वही क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्तों जो कि मैट्रिक एग्जाम या फिर कोई अन्य एग्जाम में आ सकते हैं या आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इंग्लैंड के मानचित्र को समझ लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये यूरोप का मानचित्र है और यहीं पे है, यहाँ पे आप फ्रांस, नीचे में स्पेन और फ्रांस के जस्ट ऊपर में है जर्मनी, उसके नीचे है इटली और जर्मनी और फ्रांस के ऊपर में यहाँ पे देख सकते हैं ये है यूनाइटेड किंगडम, जिसका नाम इंग्लैंड भी है। तो इसी का बात आज हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा एरिया इंग्लैंड कहलाता है, जिसकी राजधानी है लंदन। लेकिन इंग्लैंड 1282 में वेल्स पर विजय प्राप्त कर लेता है, यानी इसको जीत लेता है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं दोस्तों स्कॉटलैंड, ये भी एक आइलैंड है जिस पर इंग्लैंड 1707 में जीत हासिल करता है। जीतने के बाद इसका नाम यूनाइटेड किंगडम रखता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों एक देश है आयरलैंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तरी आइलैंड को जीत लेता है इंग्लैंड। उसके बाद इसका पूरा का पूरा नाम रखाता है ग्रेट ब्रिटेन। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ से लेके यहाँ तक इंग्लैंड, उसके बाद यहाँ पे छोटा सा वेल्स, उसके बाद ऊपर में स्कॉटलैंड। अब पूरा जब मिल जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये बन जाता है ग्रेट ब्रिटेन। दोस्तों, आगे दिया हुआ है मैग्ना कार्टा। 1215 में राजा के द्वारा नागरिकों को एक अधिकार दिया जाता है, जिसमें नागरिकों को कुछ छूट मिलता है और राजा का पावर को कम किया जाता है। इसीलिए इसका नाम है मैग्ना कार्टा। आप देख सकते हैं मुगल शासक फर्रुखशियर ने भी अंग्रेजों को एक शाही फरमान जारी किया था, जिसमें क्या होता है कि उन्हें बिजनेस करने में आसानी होती है, यानी बिजनेस में उनको बहुत छूट मिल जाता है। अगर पूछा जाए कि भारत में मैग्ना कार्टा किसने जारी किया था, तो उसका आंसर होगा फर्रुखशियर। आगे दिया हुआ है 1720 में कैलिको अधिनियम। इंग्लैंड के कपड़े को लोग कम खरीद रहे थे और बाहर के देश के कपड़े को ज्यादा खरीद रहे थे, इसीलिए 1720 में कैलिको अधिनियम लाता है और उस पर कंट्रोल किया जाता है कि अपने माल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए, यानी इंग्लैंड के जो भी सामान है या कपड़े हैं, जो भी चीजें हैं, उनको प्रमोट किया जाए। आगे दिया हुआ है 1801 में आयरलैंड। आपको बता दिया कि आयरलैंड पर विजय प्राप्त होता है, उसके बाद इसका नाम रखाता है ग्रेट ब्रिटेन। आगे दिया हुआ है राष्ट्रीय गान, जो कि है गॉड सेव आवर नोबल किंग। आपको बता दें दोस्तों कि जब वहां पे राजतंत्र खत्म होता है, राजतंत्र खत्म होने के बाद वहां पे संवैधानिक राजतंत्र आता है, यानी राजा रहेगा लेकिन संविधान के हिसाब से काम करेगा। कोई भी कानून लागू करना होता था तो वहां पे राजा आराम से हस्ताक्षर कर देता था, इसीलिए वहां पे नागरिक बहुत खुश रहते थे। इसीलिए उन्होंने अपना एक राष्ट्रीय गान निकाला था कि गॉड सेव आवर नोबल किंग, यानी हमारे किंग को बचाए रखें ताकि इसी तरीके से हमारा देश आगे बढ़ता रहे। आगे दिया हुआ है वेल्स पर विजय। आपको बता दिया था दोस्तों कि 1282 में वेल्स पर विजय प्राप्त होती है, उसके बाद स्कॉटलैंड विजय प्राप्त होती है, उसके बाद उसका नाम रखाता है यूनाइटेड किंगडम। आगे दिया हुआ है 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरीके से फ्रांस में 1789 में क्रांति होती है, जिस तरीके से रूस में 1917 में क्रांति होती है, वहां पे काफी लोगों की मृत्यु होती है, काफी लोग मारे जाते हैं। लेकिन 1688 में इंग्लैंड में भी एक क्रांति होती है, लेकिन यहाँ पे एक खासियत थी दोस्तों कि इसमें एक भी लोगों का खून नहीं बहा, यानी कि इसमें किसी भी लोगों का मृत्यु नहीं हुआ था, इसीलिए इस क्रांति का नाम गौरवपूर्ण क्रांति है। आगे दिया हुआ है 1707, यानी स्कॉटलैंड को 1707 में मिला दिया जाता है और उसका नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन रखा जाता है। आई होप कि दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन था विलियम प्रथम बिस्मार्क को क्या कहकर पुकारता था। इसका राइट आंसर था दोस्तों बाजीगर। अगला सवाल है इंग्लैंड की 1688 की शानदार क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर है रक्तहीन क्रांति, यानी इसमें एक भी खून नहीं बहता है और क्रांति भी सफल हो जाता है। अगला सवाल है शानदार क्रांति के बाद इंग्लैंड में किस शासक को सत्ता सौंपी गई। राइट आंसर है विलियम और मैरी। दोस्तों, आपको बता दें कि पूरे यूरोप में क्रिश्चियन धर्म चलता है, उसी में दो तरह के क्रिश्चियन हैं।
एक है कैथोलिक और दूसरे हैं प्रोटेस्टेंट। लेकिन कैथोलिक रूढ़िवादी होते हैं, यानी वो अपने धर्म में कोई भी चेंजिंग नहीं चाहते हैं। लेकिन प्रोटेस्टेंट धर्म में चेंजिंग चाहते हैं, यानी अपने हिसाब से उसमें चेंज करके कुछ अच्छे चीज को जोड़ना चाहते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों। इंग्लैंड में शुरू से ही कैथोलिक धर्म का वर्चस्व था, लेकिन 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति होती जिसमें प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग विरोध करते हैं और विलियम और मैरी को वहां पे शासक बनाते हैं। अगला सवाल है, इंग्लैंड की शानदार क्रांति के कारण कौन सा अधिकार बढ़ा? राइट आंसर है संसद का अधिकार। यानी 1688 के बाद वहां पे संसद बन जाता है दोस्तों। उसके बाद राजा का शक्ति थोड़ा सा कम हो जाता है, जो भी अधिकार होता है वो संसद अपने हिसाब से काम करता है। यानी संसद भी था, राजतंत्र भी था, जो भी काम होता था संवैधानिक तरीके से होता था। अगला सवाल है, शानदार क्रांति के बाद कौन सा दस्तावेज पारित किया गया जो संवैधानिक राजतंत्र का आधार बना? इसका राइट आंसर है अधिकार का घोषणा पत्र। अगला सवाल है, शानदार क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? राइट आंसर है धार्मिक असहिष्णुता। दोस्तों आपको बताया मैंने कि क्रिश्चियन धर्म में दो तरह के लोग हैं, एक है कैथोलिक, दूसरे हैं प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट नए विचार के लोग हैं और कैथोलिक पुराने विचार के लोग हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि जेम्स द्वितीय के कैथोलिक होने के कारण उनके शासन काल में धार्मिक असहिष्णुता और संघर्ष बढ़ गए थे। अगला सवाल है, शानदार क्रांति के बाद किसने संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की? राइट आंसर है विलियम और मैरी। विलियम और मैरी प्रोटेस्टेंट धर्म से थे और इससे पहले जेम्स द्वितीय कैथोलिक धर्म से थे, इसीलिए दोनों में विवाद हो जाता है। अगला सवाल है, किस घटना को शानदार क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम माना जाता है? राइट आंसर है संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। यानी 1688 के बाद वहां पे संविधान भी रहेगा और राजतंत्र भी होता है। अगला सवाल है, अधिकार का घोषणा पत्र यानी बिल ऑफ राइट्स किस वर्ष पारित किया गया? राइट आंसर है 1689। यानी 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति होती है, उसके जस्ट एक साल बाद 1689 में ही अधिकार का घोषणा पत्र पारित हो जाता है। अगला सवाल है, शानदार क्रांति में किस धर्म के शासकों को हटाया गया? राइट आंसर है कैथोलिक। कैथोलिक को हटाया गया था और प्रोटेस्टेंट को बनाया गया था। अगला सवाल है, शानदार क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रमुख धर्म कौन सा था? इसका राइट आंसर था दोस्तों प्रोटेस्टेंट। यानी कैथोलिक को हटाया जा रहा था और प्रोटेस्टेंट का वर्चस्व बढ़ रहा था। अगला सवाल है, इंग्लैंड ने वेल्स पर कब विजय प्राप्त की? इसका राइट आंसर है दोस्तों 1282। अगला सवाल है, किस वर्ष स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम बनाया गया? राइट आंसर है 1707। अगला सवाल है, इंग्लैंड में कैलिको अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? राइट आंसर है 1720। अगला सवाल है, एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस वंश से था? राइट आंसर है ट्यूडर वंश। दोस्तों आपको बता दें कि जब हम लोग फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे थे तो वहां पे लुई 16 थे, वो बुर्बो वंश से थे। और आप देख सकते हैं, और रूसी क्रांति 1917 में होती है दोस्तों, जिसमें जार निकोलस द्वितीय वहां पे राजा होते हैं। उस समय वहां पे रोमनो वंश चल रहा था, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। फ्रांस में बुर्बो वंश, रूस में रोमनो वंश और इंग्लैंड में ट्यूडर वंश। अगला सवाल है, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? इसका राइट आंसर है इंग्लैंड और फ्रांस, जो कि 1756 से लेकर के 1763 तक चलता है। अगला सवाल है, लंदन में किस वर्ष फैक्ट्री कानून लागू हुआ? इसका राइट आंसर है 1833। दोस्तों आपको बता दें, इंग्लैंड में 1833 से पहले कोई फैक्ट्री के लिए कोई कानून नहीं था, जितना चाहे उतना काम करवा सकते थे। इसीलिए आप देखेंगे कि 16 घंटा, 17 घंटा, 18 घंटा लोगों को वहां पे काम करवाया जाता था। लेकिन 1833 में एक कानून आता है, जिसके बाद वहां पे 9 साल से कम उम्र के बच्चों के काम करने पर रोक लगाई जाती है दोस्तों। उसके बाद 9 साल से 13 साल के बच्चों के लिए काम करने का समय प्रतिदिन अधिकतम 9 घंटे तय कर दिया जाता है। और आज का लास्ट सवाल, सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच कितने वर्षों तक चलता है? इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देंगे दोस्तों, और मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक को लेकर।